आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 2026 में आप एक विनिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 2026 एक टिपिकल ईयर नहीं है इन्वेस्टर के लिए। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन 2026। 2025 भी काफी वॉलेटाइल ईयर रहा और 2026 भी ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दिस। सबसे पहले तो हर सेक्टर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यानी कि इक्विटी ऑल टाइम हाई पे है, कमोडिटीज ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, इवन की क्रिप्टो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अभी इशू कहाँ पे है? Issue is there are a lot of global economic uncertainties, geopolitical risks हैं। Even in अभी आपने देखा कि हाल फिलहाल में वेनेजुएला पे यूएस ने अटैक किया। Similarly अभी यूक्रेन भी शांत नहीं है। Even Russia is also thinking of attacking Ukraine again। तो इसलिए बहुत सारे geopolitical risks हैं। Sector rotation is happening faster than ever। तो इसलिए बहुत सारी uncertainties है जिसको आपको ध्यान में रखना है 2026 में इन्वेस्टमेंट करने। But above all this, India's growth story is intact। तो अगर मैं इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को ध्यान में रखूं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स बंद नहीं करनी है। Now the real question is not whether to stop investments or not. The real question is how to allocate your capital smartly in 2026. My name is Chetan Garg and I have been in the Indian stock market since last 10 years. और आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा कि क्या आपको 2026 में कैसे इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करना है और किस स्ट्रैटेजी के तहत आपको इन्वेस्ट करना है। भाई फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा कि आपको किन चीजों को अवॉइड करना है, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। नंबर 1, स्टॉप चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस। यानी कि आपको जो पिछले कुछ सालों में जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स रहे हैं उनको चेज नहीं करना है, उनके रिटर्न्स देख के उनको सिलेक्ट नहीं करना है। रीजन बीइंग, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि 2025 में बेस्ट फंड्स हैव बीन सिल्वर एंड गोल्ड ईटीएफ्स। तो अगर आप उनको देंगे दे हैव गिवन 100% रिटर्न्स। बट क्या 2026 में या 2027 में आने वाले सालों में वो सिमिलर रिटर्न्स देने वाले हैं? That I think a probability of that happening is very low। तो इसलिए ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है जो कि बहुत एमेच्योर इन्वेस्टर्स करते हैं। The second mistake is stopping SIP during market corrections। लोगों को लगता है 2026 में क्रैश आने वाला है और वो अपनी SIPs बंद कर देते हैं। I think this is the worst mistake an investor can do because timing the market is very difficult। Even professionals cannot time the market because आपको नहीं पता है कब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी या कब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। तो ये दुनिया में किसी को नहीं पता है, तो इसलिए आप भी मार्केट को टाइम करना बंद कर दीजिए। और मार्केट करेक्शन में जब मार्केट चीप वैल्यूएशन पे मिल रही होती है और अगर आप SIPs बंद कर देंगे तो यू विल ओनली हैम्पर योर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। और जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करना दोबारा आएंगे तब तक मार्केट रिकवर हो चुकी होगी। तो इसलिए ये मिस्टेक आपको 100% अवॉइड करनी है। The third mistake is overloading on some funds। यानी कि कई बार क्या होता है, लोग पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर स्मॉल कैप फंड्स में या सेक्टोरल फंड्स में या कुछ कमोडिटी फंड्स में, जैसे 2025 में परफॉर्म किया, अपना पूरा पैसा उनमें डाल देते हैं और डाइवर्सिफिकेशन को डस्टबिन में डाल देते हैं। उससे होता क्या है, जब मार्केट्स रिवर्स लेती हैं या दूसरे सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, देयर पोर्टफोलियो इवन गिव्स नेगेटिव रिटर्न्स या अंडर परफॉर्म करता है। तो इसलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ही अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट करना है। Now the last biggest mistake amateur investors do is they choose funds first, but smart or professional investors choose allocation first। Yes, they choose where to allocate। यानी कि आप उनको इक्विटी में कितना एलोकेट करना है, कितना डेट में करना है, कितना उनको कमोडिटीज में करना है। They choose allocation accordingly and that is the best way to achieve an alpha over other indexes या other investors। वही एक एलोकेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप एक अल्फा जनरेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो इस वीडियो में हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक डिजायर्ड जो एलोकेशन है आप उसको चूज कर लेते हैं और उसको रीबैलेंस करने से टाइम टू टाइम कैसे आप अपना अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ 2 सिनेरियो डिस्कस करूंगा यहाँ पे, 2023 और 2025 रिसेंट वाला, ताकि आपको समझ में आएगा कि डिजायर्ड एलोकेशन पे या रीबैलेंस करने से आप कैसे एक अल्फा जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 2023 का सिनेरियो है। यहाँ पे मैंने एक डिजायर्ड पोर्टफोलियो की लिस्ट बनाई है जिसमें आप देखेंगे कि मैंने जो लिखा है यहाँ पे कि डिजायर्ड पोर्टफोलियो में मैंने इक्विटी को 60% एलोकेशन दिया है, डेट को 25% दिया है और कमोडिटी को 15% दिया है। दिस इज माई डिजायर्ड पोर्टफोलियो। आई एम ए मॉडरेट इन्वेस्टर। मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं हूँ या ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं हूँ। मैं एक मॉडरेट इन्वेस्टर हूँ हुज एज इज अराउंड 35 to 40 ईयर्स और जो अगले 15 से 20 साल इन्वेस्ट करने वाला है।
तो मैं इस सिनेरियो को अगर मैं रखूं ध्यान में, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे एलोकेशन दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इक्विटी में 60%, डेट में 25% और कमोडिटी में 15%। तो इसमें भी मैंने उसको और बाइफरकेट किया है। जैसे कि इक्विटी में अगर आप देखें तो आप देखेंगे लार्ज कैप में मैंने 25% एलोकेट किया है, मिड कैप में 15%, स्मॉल कैप में 10% और ग्लोबल इक्विटीज में 10%। लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आज इसके अकॉर्डिंगली आप इनको बाइफरकेट कर सकते हो, बट एलोकेशन वाइज मैंने यहाँ पे दिया है। हम टिपिकल म्यूचुअल फंड्स में जिसमें इन्वेस्ट करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे। और डेट में मैंने यहाँ पे बोला है कि आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी डिफरेंट एलोकेशन करना है। यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप 15% दे सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होती है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको अराउंड 10% इन्वेस्ट करना है। दिस रेशो कैन वेरी अ लिटिल बिट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर। अगर मैं कमोडिटी की बात करूं तो मैंने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को इक्वल दिया है। जनरली पहले मैं गोल्ड को ज्यादा देता था, लेकिन सिल्वर के एवोल्यूशनस को देखकर मैंने यहाँ पे 7.5% दोनों को बराबर इन्वेस्ट किया। अब हम देखते हैं कि अगर मैं ये इन्वेस्टर 2021 या 22 में इन्वेस्ट करता तो 2023 में क्या सिनेरियो होता। 2023 में सब लोग जानते हैं कि इक्विटी ने ऑल टाइम हाई टच किया एंड ऑल द स्टॉक्स वर हिटिंग ऑल टाइम हाइज। तो यहाँ पे जो आपका 60% इक्विटी है वो बढ़कर 72% हो गया। यानी कि अगर आपने सपोज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और वो बढ़कर मे बी 13-14 लाख 15 लाख हो गया विद इन 1 और 2 ईयर्स, तो उस केस में इक्विटी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू डेट एंड कमोडिटीज। और आपका जो रेशो था वो ओवरऑल इक्विटी का रेशो 60 से 72% हो गया, यानी कि 12% बढ़ गया। सिमिलरली डेट का अगर इक्विटी का रेशो बढ़ेगा तो बाकी रेशोज ऑब्वियसली कम होंगे, यानी कि डेट का रेशो 25% से घटकर 18% हो गया और कमोडिटी का 15% से घटकर 10% हो गया। तो अगर अभी 2023 के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो ज्यादा है, डेट और कमोडिटी का कम है आपके डिजायर्ड पोर्टफोलियो से। लेकिन अगर आप इसको रीबैलेंस नहीं करते हैं, अगर आप इसको सिमिलर वे से चलने देते हैं, तो व्हाट विल हैपन इन 2025 या 24 में आपने देखा कि इक्विटी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और डेट ने तो एक्चुअली में जो डेट तो होता है कि वो 7 to 8% फिक्स देता है, यानी कि एक अच्छा रिटर्न्स देता है। तो डेट ने अच्छा परफॉर्म किया इवन बेटर देन इक्विटीज एंड कमोडिटीज ने तो आउट परफॉर्म किया। तो अगर आपने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं किया तो आपने कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को में रिटर्न्स जो है आपने कम किए, बिकॉज कमोडिटीज परफॉर्म बेटर देन इक्विटीज और जो आपका पैसा था व्हाट वाज मोर एलोकेटेड इन इक्विटीज। अभी सिमिलरली मैं 2025 के सिनेरियो को ले लेता हूं। अगर मैंने यहाँ पे सिमिलरली 2025 को देखूं, मेरा जो डिजायर्ड पोर्टफोलियो सिमिलर है जिसमें मैंने इक्विटी को 60%, डेट को 25% एंड कमोडिटी को 15% दिया। अगर 2025 का सिनेरियो देखें, 2025 में अभी क्या हुआ है, इक्विटी हैज अंडर परफॉर्म टू डेट एंड कमोडिटी, स्पेशली कमोडिटीज, बिकॉज कमोडिटीज ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो आपका जो इक्विटी का पोर्टफोलियो है वो 60% से घटकर 50% हो गया और डेट 25% से घटकर 15% हो गया और कमोडिटीज 15% से बढ़कर 35% हो गई, बिकॉज कमोडिटीज गेव मोर देन 100% रिटर्न्स इन दी 2025 ईयर। लेकिन अगर आपने 2023 से 2025 में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं किया, यानी कि आपने इक्विटी से पैसा निकालकर डेट या कमोडिटीज में री इन्वेस्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपने अपने पोर्टफोलियो को अंडर परफॉर्म किया। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि रीबैलेंसिंग और पोर्टफोलियो एलोकेशन इज द ओनली वे यू कैन इंक्रीज योर व्हाट डू यू से रिटर्न्स फ्रॉम एन एवरेज रिटर्न टू अ फिनोमिनल रिटर्न। तो अगर मैं इक्विटी या दूसरे पोर्टफोलियो की बात करूं, अगर 2023 में जो पोर्टफोलियो बना था, अगर आपने उसको रीबैलेंस नहीं किया, अगर उसने 2023 से 2025 के बीच में या 8 या 10% का कैगर दिया, वहीं पे 2025 अगर आपने रीबैलेंस किया तो वही कैगर बढ़कर 16 से 18% हो गया, बिकॉज ऑफ जस्ट रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो फ्रॉम इक्विटी टू डेट एंड कमोडिटीज। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम टू टाइम रीबैलेंस करना है, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज आप अपने पैसे को सही जगह पे तभी डाल पाओगे जब आपको एक समझ होगी। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि मुझे 2025 में पता था कि मैं टाइम करूंगा मार्केट को, तो इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज नोबडी न्यू द हाउ द गोल्ड एंड सिल्वर विल आउट परफॉर्म इन 2025। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज दैट कैन ओनली हैपन इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करके रिटर्न्स के पीछे चेस करोगे, यू विल ऑलवेज अंडर परफॉर्म। बट रीबैलेंसिंग करते हुए भी आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, वो मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको रीबैलेंसिंग बहुत जल्दी नहीं करनी। यू हैव टू रीबैलेंस often only when the allocation increases or decreases by 5 to 7%. That should be the minimum criteria. रीबैलेंसिंग करते समय आपको टैक्सेशन और बाकी कॉस्ट का भी ध्यान में रखना है, बिकॉज इट विल इनकर कॉस्ट एंड टैक्सेशन इश्यूज एज वेल। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि यू डू नॉट हैव टू रीबैलेंस ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस। आप मार्केट को डीपली तो नहीं समझ सकते, लेकिन ओवरऑल मार्केट को समझना एक फिर भी आसान तरीका है। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे टच कर रही है या मार्केट में एक क्रैश आया है, तो आपको अभी रीबैलेंस करना है या अभी इक्विटी से निकलना है। दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया।
आपको थोड़ा सा मैच्योर वे से ही रिबैलेंस करना है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, वरना एक सीजन्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस भी ले सकते हैं, हु आर एजुकेटेड इनफ टू गाइड यू ऑन दिस। आफ्टर ऑल ऑफ दिस डिस्कशन, द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी फॉर 2026 इज वेरी सिंपल। इट इंक्लूड्स अ क्लियर एलोकेशन क्राइटेरिया, अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट एंड डिसिप्लिन ओवर इमोशंस। अगर आप ये तीनों चीजें फॉलो कर सकते हैं और जो एलोकेशन क्राइटेरिया मैंने समझाया अगर आप उसको कर सकते हैं, you will beat even best mutual fund what do you say investors और advisors। तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बंद मत कीजिए, एक क्लियर एलोकेशन क्राइटेरिया बनाइए और अपनी जर्नी को एक हैप्पी जर्नी और एक फ्रूटफुल जर्नी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।